हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू इन कॉमर्स। आज आज की क्लास के अंदर हम किसी टॉपिक के ऊपर नहीं, एक जनरल टॉपिक पर लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हम आपको बताएंगे कि आपके अकाउंट्स के एग्जाम में आप जो गलतियां करते हो वो गलतियां से कैसे बच सकते हो। तो ये जो आज की वीडियो है ये 11th क्लास 12th क्लास दोनों बच्चों के लिए है, जो एग्जाम्स दे रहे हैं, जो देने वाले हैं। आप कभी भी पेपर, आप चाहे स्कूल में एग्जाम दे रहे हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम दोगे, जब भी आप एग्जाम देते हो तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप गलतियां कर जाते हो। वो गलतियां मैं आपको बताऊंगा किस तरह की गलती आप करते हो जिससे आपको बचना है, और जिससे आपके छोटे छोटे जो मार्क्स हैं, आपका पूरा 95 100 मार्क्स का पेपर एग्जाम करने के बाद आपको लगता है कि मेरे नंबर 10 15 नंबर या 8 नंबर कम कैसे हो गए। वो गलतियां जो होती हैं वो छोटी गलतियां होती हैं जो आप बचा सकते हो, और बचाने के बाद अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हो। तो आपके नंबर कैसे बढ़ सकते हैं और किस तरह से गलतियों से बच सकते हो, आज आपको उन गलतियों की पहचान बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां सब बच्चे करते हैं, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं बिगेस्ट मिस्टेक्स आपके अकाउंटेंसी एग्जाम में कौन कौन सी होती हैं, जो सभी बच्चे, लगभग सभी बच्चे करते हैं, और जो नहीं करते हैं वही 100 मार्क्स तक ला पाते हैं। तो आपको 100 मार्क्स तक पहुंचना है, बिल्कुल टॉप 100 तक पहुंचना है, टॉप स्टूडेंट्स तक पहुंचना है, तो जरूरी है कि इन मिस्टेक्स से बचो और अपने नंबर्स को मैक्सिमाइज करो। ठीक है, तो ये वीडियो 11th क्लास और 12th क्लास दोनों बच्चों के लिए। तो किस किस तरह की मिस्टेक्स आप अकाउंट्स एग्जाम में होती हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन कितनी जरूरी है। हम जब भी एग्जाम देते हैं तो हम हर कोई कहता है कि आप अच्छी तरह प्रेजेंटेशन करके आओ। प्रेजेंटेशन में मेन चीजें क्या होती हैं कि आपको जो गलतियां है ना, गलतियां नहीं करनी। तो प्रेजेंटेशन मतलब बिल्कुल क्लियर कि आपका खराब ना हो रहा हो, कटिंग ना हो रही हो, कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको देखनी है, और आपका पेपर बहुत प्रेजेंटेबल तरीके से होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन इज मस्ट। तो अकाउंट्स में सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको बिल्कुल क्लियरली स्मूथली पेपर करना है, इसमें कोई गलतियां नहीं करनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। वही हम बताएंगे इसके अंदर कि आज किस किस तरह की गलतियां आप इसमें कर सकते हो। तो प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाई जा सकती है, कैसे की जा सकती है, जिससे प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बन सके। तो प्रेजेंटेशन सबसे जरूरी चीज है, जिसमें साथ साथ आपको बताता जाऊंगा चीजों के। लेकिन सबसे पहली जो चीज है जो बच्चे करते हैं वो है एब्रीविएशंस की। ये एब्रीविएशंस मतलब कि क्या कहते हैं बच्चे कि छोटे छोटे, मतलब आप जैसे कोई भी चीज हो, हम जब अकाउंट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल 11th क्लास और 12th क्लास, मैं 12th का एग्जांपल भी लेके चलता हूं, तो हम यहां पर कई बार लिख देते हैं पार्टनर्स। अगर हम एडमिशन का, रिटायरमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो लिखना होता है, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं ना, तो उसके लिए कई बार हम क्या लिख देते हैं, हम यहां पर पार्टनर्स कैप अकाउंट लिख देते हैं। जल्दी टाइम नहीं है, हमने पार्टनर्स कैप अकाउंट लिख दिया। आपको कैप अकाउंट नहीं लिखना, आपको यहां पर पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है। ठीक है ना, तो आपको एब्रीविएशन यानी कैप यूज नहीं करना, आपको कैपिटल अकाउंट लिखना है, अदरवाइज ये नंबर कट जाएंगे। सिमिलरली जब आप यहां पर कोई बैलेंस लिखते हो, मान लो आपने 1 अप्रैल 19 की डेट डाली और यहां लिख दिया बाय बेल ब्रॉट डाउन। अब ये ब्रॉट डाउन तो बीडी ठीक है, लेकिन ये बी बैल जो लिखा है ना, BAL, ये गड़बड़ है। आपको इस तरीके से बाय बेल बीडी नहीं लिखना। ये बैल क्या होता है, टीचर अगर इस चीज को ध्यान ना दे तो अलग बात है, पर जब ध्यान देकर कह रहा है ये बैल बैल कोई चीज नहीं होती, आपको यहाँ पर पूरा वर्ड लिखना है। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको पूरा बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। हाँ, ब्रॉट डाउन के लिए आप BD लिख सकते हो, जगह कम है तो निचे लिख दो, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आपके बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट A का है, B का है, आप यहाँ पर कई बार क्या होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स में भी बच्चे PATR लिख देते, बस पर्टिकुलर PART लिख दिया। PART नहीं लिखना, आपको यहाँ पर पूरा पर्टिकुलर्स लिखना है। ठीक है ना, तो डेट डालनी है आपको यहाँ पर। प्रेजेंटेशन का मतलब साफ साफ बता रहा हूं कि आपको यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पार्टनर्स का नाम, साथ साथ जैसे हम यहाँ डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, ये लिखने जरूरी है। अगर आप ये प्रेजेंटेशन में साथ साथ बता रहा हूँ कि आपको जब प्रेजेंटेशन में आप डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते हो साइड, तब भी नंबर कटते हैं। इस तरह से आपने कैपिटल लिया, कैप अकाउंट लिख दिया, तब भी आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आपने बैलेंस BD की जगह बैल BD लिख दिया, तब भी आपके मार्क्स कटेंगे। डेट नहीं लिखी, पर्टिकुलर्स नहीं लिखा, तब भी मार्क्स कटेंगे। तो ये जो चीजें जरूरी हैं, आपको यहाँ पर दोनों तरफ डेट, पर्टिकुलर्स, यानी कि जो फॉर्मेट है पूरा, वो आपको पूरा करना ही करना है। ठीक है ना, इसी तरीके से जो 12th क्लास के बच्चे कर रहे हैं उसके अंदर कुछ और आइटम जैसे बांटते हैं ना, ये तो कैपिटल अकाउंट की बात होगी, बैल BD की, बैलेंस ब्रॉट डाउन की बात होगी। कई बार जब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बांट देते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बांटते हैं, या WCR
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटते हैं, यहां पर भी आपको ये गलती नहीं करनी। आपको आईएफएफ नहीं लिखना, आईएफआर नहीं लिखना, यहां पर आपको पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखना है। मींस आपको अगर हम ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख रहे हैं तो ये आपको नहीं लिखना, यहां पर आपको पूरा इसकी जगह पूरा वर्कमैन, जगह कम है तो कोई बात नहीं, आप पीछे लिखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है ना। और एक और जो प्रेजेंटेशन का तरीका बता रहा हूं, अगर आपने ये लाइन डाली हुई है तो ये कंपेंसेशन का वर्ड यहां से आगे नहीं जाना चाहिए। आप इतने तरीके से लिखो, इतना छोटा लिख दो कि आपका इसके अंदर आ जाए। इसका मतलब ये जो आपको बता रहा हूं ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपको जो करना है इस लाइन के इस पूरे बॉक्स के अंदर ही करना है, इस लाइन से आगे नहीं जाना। अगर आपने लाइन, अगर आपको लगता है तो लाइन छोटी कर सकते हो, एक कॉलम छोटा बना सकते हो, लेकिन आपको ये वर्कमैन कंपनसेशन पूरा लिखना है। इसी तरीके से यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर आपने डालना है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा लिखोगे, आप इसको आईएफआर नहीं लिखोगे, ठीक है ना। तो ये आईएफआर अगर आप लिख रहे हो तो ये भी गड़बड़ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख रहे हो तो ये भी गड़बड़ है, बैल बीडी लिख रहे हो तो भी गड़बड़ है। यानी कि हर चीज के यहां पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। आईएफआर नहीं लिखना है, इसके वर्कमैन डब्ल्यूसीआर की जगह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखना है, आईएफआर की जगह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो भी आता है वो लिखना है। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख लो, क्योंकि ये आप जल्दबाजी में जो जहां पर लिखते हो यहां पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस 100% हैं कि आपके 1/4 कटे या 1/2 कटे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 6 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे मार्क्स कट जाएंगे आपके, लेकिन 1/4 या 1/2 मार्क हर क्वेश्चन में आपके कटते चले जाएंगे तो बिना मतलब कि आपके 4, 5, 6 मार्क्स खत्म हो जाते हैं। मैं वही 4, 5, 6 मार्क्स आपको मैक्सिमाइज करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो कर रहा था, प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ये फुल फॉर्म लिखनी है। प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था कि प्रेजेंटेशन में आपको ये फॉर्मेट पूरा बनाना है। फॉर्मेट पूरा बनाने के बाद ऊपर फॉर्मेट में सब चीजें लिखनी है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिखनी है, और ये एब्रिविएशंस यूज नहीं करनी। आपको जहां तक हो सकता है, जैसे बीडी का तो ब्रॉड डाउन नहीं है, यहां तो बीडी चल जाएगा। ऐसे यहां पर जब हम सीडी लिखते हैं तो सीडी चल जाएगा। जब हम यहां पर बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं तो सीडी चलेगा, ये ब्रॉड डाउन की जगह बीडी चलेगा, ये शॉर्ट फॉर्म चल सकती है। लेकिन ये बैलेंस की जगह बीएएल नहीं लिखना, कैपिटल की जगह कैप नहीं लिखना। इस तरीके से जैसे कई बार लिखते हैं यहां पर भी कि बाय एस कैप अकाउंट, तो बाय एस कैप अकाउंट भी में ट्रांसफर कर रहा है तो ये भी गड़बड़ है, आपको ये नहीं करना। यानी कि आपको लिखना है तो यहां पूरा एस कैपिटल अकाउंट ही लिखना है, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें जो बता रहा हूं इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये आपके मार्क्स काट देती हैं। तो मैंने आपको ये चीज बताई किस तरीके से एब्रिविएशंस को यूज नहीं करना प्रेजेंटेशन के अंदर। आप प्रेजेंटेशन अच्छी से कर रहे हैं तो एब्रिविएशंस का यूज नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर अगला कंसेप्ट की, ओवरराइटिंग। ओवरराइटिंग क्या है? हम क्या करते हैं, अगर आप ये चीज लिख रहे हो, अगर कोई मार्क्स, जैसे आपको यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, चलो यहां बताता हूं आपको मैं। आपने यहां पर जनरल रिजर्व बांटा, ये आपके पर्टिकुलर्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर्स हैं। यहां पर पार्टनर्स के नाम है, ये वही पार्टनर्स का अकाउंट बना रहे हो, यहां डेट लिख रहे हो, ठीक है, और यहां पे जनरल रिजर्व बांट रहे हो। अब जनरल रिजर्व जब बांट रहे हो तो आपको गलती से आपने 10,000 का रिजर्व को आपने 6:4 में बांट दिया, मतलब 3:2 के रेशियो में। अब 6:4 के रेशियो में या 3:2 रेशियो में बांटने के बाद आप लगता नहीं ये तो गलत है, इसकी तो रेशियो अलग है, यदि इक्वल है आपको 5 और 5 बांटना चाहिए था। तो आपने क्या किया, इसको आपने यहां पर ऐसे काटना शुरू कर दिया। आपने इसको यहां पर 5,000 और 5,000 लिख दिया, ठीक है ना, ये काटा पीटी की और यहां पर आपने 5,000 लिख दिया। फिर अचानक याद आया नहीं ये तो रेशियो कुछ और है, ये तो कोई और रेशियो थी, ये गलती से यहां पे डाल दिया मैंने, तो कोई और क्वेश्चन पकड़ ली, ये तो 7 और 3 की रेशियो होनी चाहिए। तो यहां पे आपने क्या किया, फिर इसको काटा और फिर इसको काट के यहां पर 7 और 3 लिख दिया। इसका मतलब ये आप जो कर रहे हो ना काटपीट, ये आपके मार्क्स काट देगी। ये आपको जो इस चीज से बचना है, ये बचा, एक तो आप बच्चे क्या करते हैं, ऐसे काटा, काटने के बाद उसके बाद कई बार क्या करते हैं बच्चे, इसको ऐसा रगड़ देते हैं कि बस ये दिखना नहीं चाहिए। ये जो दिखना नहीं चाहिए वाली बात एटीट्यूड है ना, कि ये गलत भी लिख दिया है तो गलत क्यों लिख दिया। तो इस तरीके से आपने यहां पर एक तो काट रहे हो, काट के ऊपर लिख रहे हो, कभी नीचे लिख रहे हो, जगह ही खत्म होती जा रही है। कई बार इतनी जगह कम हो जाती है बीच में कि आप इसके बीच में लिखना शुरू कर देते हो। ये जो बीच में लिख रहे हो ये और गड़बड़ है। तो आपको ये जो बचना है, यानी कि ये जो टेक्निक बता रहा हूं ये टेक्निक गलत है, इस तरीके से यूज नहीं करना। अगर आपके पास गलती होती है तो कैसे ठीक करना है आपने इसको। मान लो आपने जनरल रिजर्व आपने यहां पर लिखा और आपने गलती से 6,000 और 4,000 आपने यहां पर लिख दिया, और आपको लगता है कि गलती से आपने इसको 5 और 5 बांटना है, इक्वल इक्वल बांटना था। तो आपके पास सिंपल एक तरीका है कि आप इसको इस तरीके से, ये तरीका है बस सिंपल, ये ऐसे छोटा सा ऐसे काटा और नीचे दोबारा आप लिख दो इसको, दोबारा जनरल रिजर्व लिखो
और यहाँ पर इसको 5000 होते हैं। देखो गलती तो होती है, बच्चा अगर काम कर रहा है कोई भी याद कर, तो कोई बड़े से बड़ा आदमी गलती तो करेगा। गलती करने मतलब ये नहीं कि काट पीट करके इसके ऊपर निचले लिखना शुरू कर दो। आप इसको अलग से नीचे यहाँ पर ऐसा काटो कि हाँ गलती हो गई है, इसको दिखा दो, उसका नीचे दोबारा लिख दो। ये ज्यादा बेटर तरीका है ना कि ये तरीका। तो ये जो तरीका है ये आपका सही तरीका है कि काट के दोबारा नीचे लिख दो, लेकिन ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये जो काट पीट कर रहे हो, ये नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है आपको, ये ओवर राइटिंग और कटिंग नहीं करनी। ओवर राइटिंग भी जैसे आप यहाँ पे भी लिख रहे हो वर्ड्स, तो आप यहाँ पर कई बार क्या होता है, आपने इसको आपने सीज कैपिटल अकाउंट लिखना था, सीज कैपिटल अकाउंट लिख दिया, सीज कैपिटल अकाउंट, जबकि लिखना था बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आप इसको ओवर राइटिंग नहीं करो। ओवर राइटिंग करने के चक्कर में क्या करते हैं, यहां पर ऐसे लिख देते हैं, और कई बार अगर बन गया तो ठीक है, कई बार आपका होता है बनता नहीं है, तो ये ओवर राइटिंग से भी बचना है। तो ओवर राइटिंग ना करने के लिए आप इसको काट के आप इसको दोबारा नीचे लिख दो, वो ज्यादा बेटर तरीका है, ना कि इसमें काट पीट ओवर राइटिंग करो। तो जितनी भी कटिंग ओवर राइटिंग होगी ये आपके गारंटीड है कि आपके मार्क्स को काटेगी, ठीक है ना। तो आपको इस कटिंग से, ओवर राइटिंग से, इनसे बचना है। तो मैंने आपको ये चीज बताई। अगला जो टॉपिक चीज है मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है वर्किंग नोट्स की। वर्किंग नोट्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो वर्किंग नोट्स हम यहां बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप वर्किंग नोट्स बना रहे हो किसी भी क्वेश्चन, चाहे वो एडमिशन के हो, चाहे वो शेयर्स कैपिटल के हो, या डिवेंचर्स के हो, या कैश फ्लो के हो, किसी के वर्किंग नोट्स बना रहे हो। तो वर्किंग नोट्स क्या है, आपको पेपर क्वेश्चन में भी लिखा होता है कि वर्किंग नोट्स शुड बी क्लियरली शोन, शुड बी शोन क्लियरली। अब ये क्लियरली का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सजाना शुरू कर दो, इसको सजाना नहीं है। ये कोई आपके लिए कोई बहुत ज्यादा फैंसी लिखने की जरूरत नहीं है कि आप इसको सजाना शुरू कर दो। ये एक तरीके से इसको आप एक रफ वर्क की तरफ काम कर सकते हो, ठीक है ना। ये रफ वर्क की तरफ काम करोगे और कोई भी फॉर्मेट इसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं है। किसी भी फॉर्मेट से आप इसको काम वर्किंग नोट्स बना सकते हो, इसमें कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं वो बिल्कुल फ्री हैंड बनाने हैं। इसमें कोई लाइंस की जरूरत नहीं है, कोई अकाउंट्स की जरूरत नहीं है, आपको इसकी जरूरत नहीं है। जैसे बाकी मेन क्वेश्चंस के अंदर आप चलो स्केल यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको स्केल की जरूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पर आप किसी का अकाउंट बना रहे हो, मशीनरी अकाउंट बना रहे हो, तो मशीनरी का अकाउंट आप वर्किंग नोट्स में ऐसे करके दिखा सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कि हर चीज आप इसमें स्केल की तरह या हर पर्टिकुलर अमाउंट सब कुछ लिख के देखो, कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। आप किसी फॉर्मेट से काम करो, फ्री हैंड काम करो ना। तो इसमें नॉट पेंसिल, आप इसको ना तो कोई पेंसिल की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई स्केल की रिक्वायरमेंट है। कोई आपको स्केल की, पेंसिल की, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल फ्री हैंड से काम करो। लेकिन वर्किंग नोट्स का क्लियरली शोन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एवरीथिंग शुड बी शोन, सारी चीजें को शो करो। क्लियरली शोन मतलब एवरीथिंग शुड बी शोन, ना कि इसको बहुत ज्यादा सजा के रखो। एवरीथिंग शुड बी शोन। तो शुड बी शोन क्लियरली का मतलब ये मत समझना कि बिल्कुल बहुत साफ साफ बनाना है इसको, जैसे मुझे रफ वर्क कह रहा फ्री हैंड की तरह बनाओ इसको, लेकिन हर चीज शो होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है कि अगर आप वर्किंग नोट्स जो होते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो वर्किंग नोट्स होते हैं ये आपके सपोर्टिंग मटेरियल हैं। आपको मेन क्वेश्चन तो कुछ और है, लेकिन आपके लिए ये जो वर्किंग नोट्स है सपोर्टिंग मटेरियल का काम करेंगे। ये बताता है कि आपने कोई चीटिंग नहीं की है। तो आप अगर आप वर्किंग नोट्स नहीं बनाते हो तो टीचर समझेगा कि आपने चीटिंग की है। तो आप उसी को बचाना चाहते हो कि आपको सपोर्ट मटेरियल का काम करना है। मेन क्वेश्चन के अंदर तो आप सजा के जैसे कर सकते हो वैसे करोगे, लेकिन वर्किंग नोट्स में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बस ये प्रूफ होता है कि आपने चीटिंग नहीं की है, ये आपके सपोर्टिंग मटेरियल है। लेकिन इसलिए ध्यान रखना है कि अगर आप वर्किंग नोट्स बनाते हो तो कई बच्चे पूछते हैं क्या वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिलते हैं। वर्किंग नोट्स के कोई मार्क्स नहीं मिलते, पहली बात ध्यान रख लेना। वर्किंग नोट्स के कोई मार्क्स नहीं है। लेकिन अगर वर्किंग नोट्स नहीं है, अगर वर्किंग नोट्स नहीं है तब कोई मार्क्स ही नहीं है। समझे मेरी बात। वर्किंग नोट्स नहीं बनाने के, वर्किंग नोट्स के कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन अगर वर्किंग नोट्स नहीं है तो पूरे क्वेश्चन के ही मार्क्स नहीं है, यानी कि पूरा क्वेश्चन ही काट दिया जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात, दोबारा समझ गए ना। वर्किंग नोट्स में कोई मार्क्स नहीं है, बट वर्किंग नोट्स नहीं है तो मार्क्स ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन के। तो इसीलिए ये बनाना जरूरी है। वर्किंग नोट्स आर कंपलसरी, ये कंपलसरी है। हाँ, एक सपोर्ट मटेरियल की तरह है। ये प्रूफ हो जाता है कि चीटिंग नहीं की है, इसलिए बनाना जरूरी है। लेकिन वर्किंग नोट्स नहीं बनाते हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का भी ध्यान जरूर रखना आप।
ठीक है, तो ये आपके लिए वर्किंग नोट्स वाला फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि कैसे आपने इसको यूज करना है। अब है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट में आपको बता दिया कि आपको हर चीज, आपको जितने भी फॉर्मेट हैं, चाहे वो पार्टनरशिप के हैं, चाहे शेयर कैपिटल के हैं, चाहे वो डिबेंचर्स के हैं, कैश फ्लो के हैं, आप फॉर्मेट को ना अच्छी तरीके से सारे पढ़ लो। पूरी बुक के जो फॉर्मेट है सारे याद कर लो। ये जो फॉर्मेट है, रीड ऑल फॉर्मेट्स, सारे के सारे फॉर्मेट्स पूरे चैप्टर के, पूरे कोर्स के, ऑफ ऑल कोर्स, पहले आप सारे के सारे रिवाइज कर लो। चाहे 11th क्लास के बच्चे हैं या 12th क्लास बच्चे हैं, आप इसके अंदर सारे फॉर्मेट्स को पहले अच्छी तरह से पढ़ लो। अभी से ही एग्जाम से पहले भी फॉर्मेट जरूरी हैं, बिना फॉर्मेट्स के मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेट्स में आपको, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि आपको जब अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पर डेट पर्टिकुलर्स ए बी, डेट पर्टिकुलर्स ए बी, या किसी भी जर्नल का भी बनाते हो, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, हर चीज आपको हेडिंग, यानी फॉर्मेट के अंदर आपको हेडिंग वेडिंग सब कुछ इस पर फोकस जरूर करना। फॉर्मेट पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि अगर इस पर फोकस नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कटने पक्के हैं। अब इसमें बताता हूँ कैसे गलती, जो मैंने आपको जर्नल के अंदर डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, तो डेबिट क्रेडिट साइड सब कुछ लिखना ही लिखना है साथ साथ। अब जब वो कोई बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो लोग सिर्फ बैलेंस शीट लिख देते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको एज ऑन या एज एट 31 मार्च 20 या 31 मार्च जो भी साल का एंड हो रहा है, तो एज ऑन या एज एट ये आपको लिखना जरूरी है। ऐसे ही अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो 11th क्लास के अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 20, इस तरीके से आप इसका फॉर्मेट जरूर लिखोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको फॉर द ईयर और बैलेंस शीट के अंदर एज एट लिखना जरूरी है। सिमिलरली आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हो 12th क्लास के अंदर, आप एडमिशन के अंदर, रिटायरमेंट के अंदर, किसी के अंदर भी, तब भी किस डेट को बना, किस ईयर के लिए बना रहे हैं वो लिखना जरूरी है इसके अंदर। तो आपके लिए ये फॉर्मेट में बैलेंस शीट किस दिन की है, प्रॉफिट एंड लॉस किस ईयर का है, ये फॉर्मेट आप सारे पढ़, फोकस कर लो इसमें। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, यानी जब भी आप अकाउंट बना रहे हो तो आप दोनों तरफ एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ऐसे ही जब बैलेंस शीट बनाते हो तो इधर एसेट्स, ये तो आपको मैंने अकाउंट की बताया ना, तो अकाउंट के अंदर आप डेबिट क्रेडिट साइड, ऐसे अगर बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट के अंदर इधर आपको एसेट्स और इधर लायबिलिटीज, खाली मत छोड़ना, एसेट लायबिलिटी लिखना जरूरी है। तो ये फॉर्मेट आप अच्छी तरह से पढ़ लो, सारे समझ लो, उसके बाद आप क्वेश्चन करना शुरू करो। क्योंकि बिना फॉर्मेट के, आज आप प्रैक्टिस भी करते हो, रिवाइज भी करते हो ना, तो बिना फॉर्मेट के कुछ करो ही मत, हर चीज फॉर्मेट से बना के करो, ताकि अभी आदत लग जाएगी तो बोर्ड में ये चांसेस, आपके गलतियों के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये फॉर्मेट का भी ध्यान रखना। उसके बाद आपको जरूरी है आपका जो है 7th पॉइंट, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर नंबर, यानी कई बार क्या होता है एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालना भूल जाते हैं, क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर, तो आपको उस क्वेश्चन का नंबर या आंसर का नंबर जरूर डालो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 या आंसर नंबर 2, इस तरीके से आप इसका जरूर लिखो। चाहे क्वेश्चन नंबर लिख दो या आंसर नंबर 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखोगे, या कई बार क्या होता है कि आपके पास ऑप्शनल होता है, तो ऑप्शनल के अंदर 2 होते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है बोर्ड एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला करो या फिर आप ये वाला करो। ठीक है ना, तो इसके अंदर आप लिखो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 या आंसर नंबर 2 और वाला पार्ट लिख रहे हो, नीचे वाला पार्ट लिख रहे हो तो और लिख दो, अगर आप और नीचे वाला पार्ट नहीं कर रहे तो आप खाली आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप नंबर जरूर डालो, और अगर ऑप्शन वाइज कर रहे हो तो नीचे और का वर्ड लिख दो कि आप और वाला पार्ट कर रहे हो। ठीक है ना, ऑप्शनल वाला कर रहे हो, ये जरूरी है। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर लिखना भी जरूरी है, इसके बिना भी आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा, और चेक हो भी गया तो चांसेस हैं कि कहीं कोई और क्वेश्चन को पकड़ के गलती से कोई और चेक ना कर लिया जाए। ठीक है ना, और फॉर्मेट के अंदर जैसे मैंने बताया, एक चीज बता रहा हूं आपको मैं, कि आप जब लाइंस बनाते हो तो लाइंस के लिए स्केल यूज करो। मेन क्वेश्चन के अंदर आप लाइंस के लिए स्केल यूज करो, क्योंकि क्या होता है, स्केल मस्ट बी यूज्ड इन मेकिंग लाइंस। कारण यह है कि कई बार क्या होता है, आप अकाउंट बना रहे हो और स्केल यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, तो पहले तो क्या करो, जब भी अकाउंट बनाओ ना, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। जब भी अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाओ, और उसके हिसाब से ही आपको डेट डालनी है, डेट का कॉलम डालो, और इसके जैसे पार्टनर्स बनाते हैं, जैसे आप बनाते जाओगे, जैसे ए पार्टनर बी पार्टनर बना रहे हो। होता क्या है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि आप जब पूरा लिखते हो तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर डाल देते हो, ये गड़बड़ है। आपको ऐसे नहीं करना, जो लिखना है आपने इसके अंदर नीचे लिखना है। पहली बार बताई थी मैंने आपको ये बात, तो आपको इसमें ध्यान रखना कि आपको ये लाइंस बनाते हुए, अब एक और चीज ध्यान रखनी है, कई बार क्या होता है कि आपने अमाउंट डाल दिया
और बाद में लाइन डाल रहे हो, तो इसमें भी ध्यान रखना। आप अगर आप देखो एक बात तो ठीक है ना कि आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल रहे हो, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से लिख के फिर पार्टनर्स में डिवाइड करना है। अब इसमें आप पेंसिल यूज करो या पेन यूज करो, इसके अंदर फर्क नहीं पड़ सकता। यानी कि पेंसिल पेन कुछ भी यूज कर लाइन डालने के लिए, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप पेंसिल यूज करनी है। हाँ, पेंसिल बेटर इसलिए है कि अगर कुछ मिटाना पड़े तो मिटा सकते हो। कारण ये होता है कि आप जब मैं कुछ चीज बताता हूं, जैसे आप अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, अकाउंट बनाते हुए आपने एक लाइन यहां डाली और यहाँ पे छोटा जैसे कॉलम बन गया, तो आपकी फिगर बड़ी है, तो आपने इसको क्या किया, इधर से आपने 3,60,000 ऐसे लिख दिया और उसके बाद आपने यहाँ पर 2,40,000 लिख दिया। इस तरीके से आपने जब फिगर लिखी तो ये आपको लाइन को क्रॉस कर दिया है। फिर आप क्या करते हो, कई बार इसको ठीक करने के लिए ना आप इसको ऐसे कर देते हो, ऐसे बना दिया आपने, ये गड़बड़ है। इस तरीके से टेढ़ी लाइनें नहीं बनानी है आपने कि इसके बड़ा कॉलम हो गया तो उसको ऐसे आपने कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको पूरा फॉर्मेट से पहले सोचो कि कितनी बड़ी फिगर है। अगर फिगर बड़ी है पहले से ही तो उसका कॉलम बड़ा बनाओ, या फिर अगर आपने कॉलम पहले बना लिए हैं तो उसके जरा नंबर जो है वो छोटे लिख दो। ये जरूरी है, तो ऐसा ना करो आप उसको उल्टा सीधा बनाने की लाइन बनाने की कोशिश करो, सारा फॉर्मेट बिगड़ जाए। तो फॉर्मेट पर ध्यान रखो, हर चीज का ध्यान रखो। और आप जब भी काम करते हो तो मेन क्वेश्चन करते हुए क्या करते हो, एक और चीज बताऊं आपको मैं, कि जब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इसके अंदर ही यहाँ साइड पे ना कहीं गड़बड़ कर देते हो, कैलकुलेशन कर देते हो। आप इसमें 33 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर 66 या 67 कुछ भी आपने जो लिखना है वो कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखनी शुरू कर दी। आपने कोई करना है 2/5 कर दिया, 2/5 मल्टीप्लाई 1 लाख कर दिया, यहाँ पे कर दिया, या फिर ऊपर कहीं लिख दिया। ऐसे नहीं करना, आप ना नीचे एक जगह छोड़ दो, क्वेश्चन के अंदर नीचे यहाँ पर अलग से वर्किंग नोट्स दिखा लो। और आपने कुछ भी काम करना है, कुछ भी काम करना है आपको, अगर सिंपल 5+3 भी करना है ना, 8 लिखना है तो भी यहाँ पे लिख लो, चेक करने के लिए, नीचे करने के लिए। आप नीचे लाइन बनाकर नीचे कैलकुलेशंस कर लो, या क्वेश्चन के साइड पे या क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश मत करो। ये तरीका बेटर है, ये तरीका बेटर है, ये तरीका गलत है। आपने क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन के ऊपर या साइड में जो मैं करा रहा हूं, ये बता रहा हूं, ये आपने ऐसे नहीं करना, ऐसे कैलकुलेशन मत करो। जो भी कैलकुलेशन करनी है, आपने रफ काम भी करना है ना, तो नीचे कर लो। हाँ, आपके पास बैक साइड पे पेपर आएगा, यूज कर सकते हो, वो यूज करो। लेकिन अगर आपको इसी पेज के अंदर सब कुछ देखना भी है, करना भी है, तो आप उसको नोट्स नीचे बनाकर यहाँ पर कैलकुलेट करो। आप साइड पे या ऊपर कहीं पर इधर उधर खराब करने की, मेन क्वेश्चन को खराब करने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। और जैसे बता रहा था आपको, मैं ये चीज बताई थी, स्टेशनरी के लिए आपको पेंसिल पेन कुछ भी यूज कर सकते हो और अकाउंट्स बनाते हुए। और स्केल का जितना यूज कर लोगे ठीक है। अगर आपको एक्सपर्टनेस है, आपको बहुत अच्छी तरह लाइन बनानी आती है, तो आप जरूर आप बिना स्केल के भी लाइंस बना सकते हो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो स्केल है, पेंसिल है, पेन है, अच्छा इसे ब्लैक पेन, ब्लू पेन, दोनों पेन यूज हो सकते हैं। आप लाइंस बनाने के लिए आप ब्लैक पेन यूज कर लो और लिखने के लिए ब्लू पेन यूज कर लो। इस तरीके से आप बेटर तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो पूरा मैंने आपको जो आज क्लास से बता रहा हूँ, इसके अंदर बता रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्या चीज गलतियों से बचाना है अपने आप को, एब्रिविएशन यूज नहीं करनी है, ओवरराइटिंग से बचना है, कटिंग से बचना है, वर्किंग नोट्स कब और कैसे कहां बनाने हैं, हर क्वेश्चन के अंदर कहां पे करना है, फॉर्मेट को जरूर पकड़ना है, क्वेश्चन नंबर आंसर जरूर लिखने हैं। और स्टेशनरी जैसे बताया मैंने आपको, पेन, पेंसिल, स्केल, जिसका भी यूज करना है आपने वो यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक्सपर्टनेस है तो बिना स्केल के भी काम कर सकते हो। लेकिन हाँ, वर्किंग नोट्स के अंदर आपको स्केल, पेंसिल की ऐसी कोई जरूरत नहीं है आपके पास। आप जिस तरीके से मर्जी रफ काम की तरह कर सकते हो। इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, ये मत सोचना। बस ये सपोर्टिंग मटेरियल की तरह यूज करना है, ठीक है। तो आज आपको मैंने ये जो बताई है कि आप अगर इन मिस्टेक से बचते हो तो आपको गारंटीड है कि आप अपने 90% मार्क्स को 100% तक ले जा सकते हो। और जो थोड़े एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं वो 70% मार्क्स को 80% ले जा सकते हैं। क्योंकि जो एवरेज बच्चे भी होंगे वो भी गलतियां करते हैं, वो मेन क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं, साथ साथ आपके फॉर्मेट में इन मिस्टेक्स जो कर देते हैं उनके अंदर भी गलतियां हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आपके जो क्वेश्चन या पेपर में जो मैक्सिमाइज कर सकते हो मार्क्स को, इन गलतियों से बच के कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैंने आपको जो बताया जरूर आपको समझ आ गया होगा। पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। और ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा आगे से और सब्जेक्ट्स के लिए भी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लर्निंग कॉमर्स को, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती चली जाए। ओके, थैंक यू वंस अगेन एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू इन सेकंड, गुड बाय।